ये लाइव तस्वीरें आपके स्क्रीन पर पहुंच रही हैं असंध जिला करनाल हरियाणा से। असंध का ये नेशनल हाईवे नंबर 709A, उसके बाजू में ये एक रेस्टोरेंट है यश, जहां की ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर पहुंच रही हैं। आज क्यों आपके साथ लाइव हुए हैं ये शीघ्र खुलासा करेंगे आपके सामने। और ये जो शख्स बीचों बीच तमाम अपने साथियों के खड़े हैं वो कौन है? इस शख्स का नाम है वीरेंद्र राठौर, जो कि पेशे से वकील हैं। भारत की जो एपेक्स कोर्ट है, जो सुप्रीम सर्वोच्च न्यायालय है, वहाँ पर ये प्रैक्टिस करते हैं और डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन के बड़े पैरोकार हैं। राजनीति से लंबे समय से जुड़े हुए हैं, विभिन्न पदों पर रहते हुए कांग्रेस पार्टी की सेवा कर चुके हैं और अब भी पूरी तरह से सक्रिय हैं। AICC के सदस्य भी हैं, सेक्रेटरी भी हैं और जो बिहार के कांग्रेस पार्टी के अफेयर्स हैं, मामले हैं, उनके प्रभारी भी हैं। क्या कहना चाहेंगे तमाम दर्शकों से? पहले सभी आपके दर्शकों को मेरा हाथ जोड़ करके नमन है और सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जो APMC एक्ट है, जो कृषि सुधार बिल हैं, जो एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स बिल्स हैं, या जो अमेंडमेंट की गई जो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट है, इस पर बाद में बातचीत करेंगे विस्तार से, ताकि आम आदमी आज भी इन चीज़ों को नहीं समझता। सबसे पहले जो दिल्ली में हो रहा है और जो 26 जनवरी को हुआ, ये तमाम चीज़ें जो हुई हैं, कभी किसको क्या क्या लेबल किया गया, किसी को अर्बनाइज्ड नक्सलाइट्स कहा गया, किसी को खालिस्तानी, किसी को आतंकवादी और किसी को देशद्रोही कहकर संबोधित किया गया। उसके बाद जो घटनाक्रम दिल्ली में हुआ वो हिंदुस्तान ही नहीं पूरे संसार ने देखा है। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम सबको ये समझने की आवश्यकता है कि ये जो किसान आंदोलन पूरे देश में चल रहा है, जिसकी आवाज़ पंजाब के किसान भाइयों ने उठाई और उसके बाद हरियाणा और आहिस्ता आहिस्ता पूरे देश में जो किसान आज आंदोलित है, आक्रोशित है, उसके पीछे वाजिब कारण सबसे बड़े ये हैं कि देश का किसान आज ना केवल किसानी बचाने की बात कर रहा है, वो देश की 130 करोड़ जनता के भविष्य को सुरक्षित करने की बात कर रहा है। जो मांग आज देश का किसान कर रहा है, मैं समझता हूँ कि वो मंजे हुए अर्थशास्त्री की तरह उस मांग को उठा रहा है। और मैं तो ये भी समझता हूँ कि हमें इस देश के किसान को नमन करना चाहिए, जिसने एक बड़ी दूरगामी सोच का परिचय इस आंदोलन के माध्यम से दिया। वो सोच जो 3 गारंटी कानून, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस गारंटी कानून की मांग इस आंदोलन के माध्यम से हो रही है, ये एक नया इतिहास, अगर ये कानून देश में बन गया तो एक बड़ा इतिहास देश के अंदर रचेगी। वो ना केवल किसान के भविष्य को सुरक्षित करेगी, परंतु मजदूर और किसानी से जुड़े हुए लाखों करोड़ों व्यवसायी, उन तमाम लोगों को के भविष्य को सुरक्षित करने का काम करेगी। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि देश के किसान की इस अर्थव्यवस्था की सटीक सोच को हमें सलाम करना चाहिए, नमन करना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को किसान की इस सोच को जल्द से जल्द देश में लागू करना चाहिए। सर, कुल मिला के जो आपकी राय निकल कर आ रही है कि जो किसानों के जो फियर्स हैं या आशंकाएं हैं वो टोटली अनफाउंडेड नहीं हैं। तो जो 3 कानूनों की हम बात कर रहे थे, साधारण आदमी आज भी नहीं समझ रहा कि इसका रिपरकशंस क्या होगा इन द लॉन्ग रन। देखिए, बहुत ही साधारण भाषा में मैं देश की जनता को और आपके व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ कि 1955 में हमारे देश में ज़रूरी वस्तुएं अधिनियम कानून बनाया गया। उस कानून के तहत जीवन की रोज़मर्रा की ज़रूरत की वस्तुओं को एक सूची उस कानून के अंदर के तहत रख दी गई और ये कह दिया गया कि जीवन के लिए जरूरी ये वस्तुएं, इनका भंडारण इस देश के अंदर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। होर्डिंग के खिलाफ कौन सी वस्तुएं थी जी? गेहूँ, धान, चावल, चीनी और खाने पीने की वस्तुएं जो हमें रोज़मर्रा के जीवन को चलाने के लिए आवश्यक होती है। कारण क्या था? कारण ये था कि देश में अगर जमाखोरी बढ़ेगी तो मार्केट में से ये वस्तुएं गायब होंगी और जब मार्केट से वस्तुएं गायब होंगी तो आम आदमी को वो महंगे दामों पर मिलेंगी। और क्योंकि सुबह से शाम तक इन वस्तुओं को खाने की आवश्यकता पड़ती है, मानव जीवन को चलाने के लिए वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इस देश के अंदर 1955 के इस कानून के तहत पूर्ण रूप से कालाबाजारी के माध्यम से होर्डिंग को पूर्ण रूप से प्रतिबंध कर दिया गया था। अब जो ये 3 कानून पास हुए हैं, जो सबसे पहला कानून
एनडीए सरकार ने पास किया है, देश में से होल्डिंग स्टॉक की लिमिट को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया है। अब कोई भी व्यक्ति जितना मर्जी चाहे, उसकी जेब जितनी उसको इजाज़त देती है उतनी जो है भंडारण वो वस्तुओं कर सकता है। तो हमारा सबसे बड़ा पहला कहना ये है कि जब ज़रूरी वस्तुओं का भंडारण इस देश में होने लगेगा तो आम आदमी तक वो वस्तुएं महंगे दाम के अंदर पहुंचेंगी। और ख़ास तौर पे वो राज्य, जिन राज्यों के अंदर सरकारी खरीद गेहूं और धान की और अन्य फसलों की नहीं होती, जैसे यूपी बिहार, जहां आज भी गेहूं 1100 रुपये क्विंटल बिकती है, जहां आज भी धान 1200 रुपये क्विंटल बिकती है, वहां पर ये बड़े बड़े पूंजीपति उन राज्यों के अंदर पूरे स्टेट की फसलों का स्टॉक करेंगे और स्टॉक करने के बाद वही फसलें आम आदमी को किस रेट में मिलें वो निर्धारण करने का काम ये कॉर्पोरेट हाउसेस करेंगे, आम आदमी की कमर तोड़ने का काम। एक चीज़ इससे समझ में आ रही है आपकी बात सुनकर कि होर्डिंग के बाद एक बाजार के अंदर आर्टिफिशियल जो स्कैसिटी है वो क्रिएट होगी। एज ए रिजल्ट भाई मनमाने दाम पे जो है व्यापारी, तमाम हमारे दर्शकों को ये समझ लेना चाहिए जो चीज़ वकील साहब यहाँ पे कह रहे हैं। अब बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे कि किस बड़े पैरोकार हैं आप डिसएमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन के। पिछले दिनों सोशल मीडिया के ऊपर जब जिला करनाल के कुछ लोगों के ऊपर बैन लगाया गया, प्रतिबंधित किया गया, जिसमें वायलेशन मैंने भी किया था, अपने बड़ी मजबूती से उस केस को लड़ा और जो तमाम सोशल मीडिया के ऊपर बैन था उसको हटाया गया। सवाल ये नहीं था, सवाल ये है कि आज जो देश का मेन स्ट्रीम मीडिया है उसकी जो फजीहत हो रही है उस पर आपकी राय ज़रूर जानना चाहेंगे। देखिए, पहले तो एक चीज़ हमें समझनी होगी, आपने सोशल मीडिया का सवाल उठाया। देश में हमें अधिकार दिए गए हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन के फ्लो को डेमोक्रेटिकली आप स्टॉप नहीं कर सकते। इन्फॉर्मेशन सही है गलत है उसको डिटरमाइन करने के अलग अलग प्लेटफॉर्म हैं, परंतु ब्लैंकेट बैन के माध्यम से इस देश के अंदर इन्फॉर्मेशन के फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करना ये मैं समझता हूँ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और जिस प्रकार से सोशल मीडिया का बैन हरियाणा में, पूरे हरियाणा में लगाया गया था, मैं आपकी जानकारी को दुरुस्त कर दूं, लगभग तकरीबन हर एक ज़िले के अंदर ये बैन लगा दिया गया था। शुरुआत यहीं से हुई थी और शुरुआत करनाल जिले से और असंध से हुई थी, परंतु हमने उस समय भी मुख्यमंत्री को कहा था कि लीगली ये बिल्कुल एक रॉन्ग ऑर्डर है। हमने डिप्टी कमिश्नर को करनाल को भी कहा था कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनली आपको पावर नहीं है, यू आर पासिंग एन ऑर्डर विच इज़ बियॉन्ड योर पावर्स। चीफ मिनिस्टर को कहा था कि यू कैनॉट पास दिस ऑर्डर, इट इज़ बियॉन्ड योर पावर्स। बट सत्ता के मैं समझता हूँ नशे में और अनडेमोक्रेटिक तरीके से राज करने का जो नशा इस सरकार के अंदर है उसके तहत उन्होंने इस ऑर्डर को पास किया। परंतु आपको पता है कि फिर हम लोग हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट ने इसके अंदर इंटरवेंशन की और फिर उसको ऑर्डर को निरस्त किया गया। तो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा डेमोक्रेटिक राइट्स को ख़त्म करने की है देश के अंदर, और अगर जितना ज़्यादा गैर कानूनी दबाव ये सरकार बनाएगी, मुझे लगता है कि देश के अंदर डेमोक्रेसी को उतना बड़ा खतरा जो है वो बनता जाएगा। सर, जिस तरह के रुझान इस समय पंजाब से आ रहे हैं निगम के चुनावों के, वो क्या परिलक्षित करते हैं, क्या प्रतिबिंबित करते हैं, क्या किस चीज़ का मैनिफेस्टेशन है? देखिए, आज रुझान आए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रति लोगों ने बेहतरीन अपना रुझान दिया है। वो इस बात को प्रदर्शित करता है कि लोग डेवलपमेंट की राजनीति को पसंद करते हैं। बीजेपी की राजनीति कम्युनल फोर्सेस को बढ़ावा देने की राजनीति है, देश भाईचारे को बांटने की राजनीति है। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की गवर्नमेंट ने बेहतरीन डेवलपमेंट पंजाब में की है। गुड गवर्नेंस का रिजल्ट है ये। निश्चित रूप से गुड गवर्नेंस का रिजल्ट है, और मैं बधाई देता हूँ तमाम साथियों को जिन्होंने जीत हासिल की है। तो जो माहौल है इस समय देश में, उस पर आप क्या राय देना चाहेंगे, इस समय क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं इस विषय पे बहुत लंबी आपसे चर्चा कर सकता हूँ, परंतु मैं आज के दिन में जिस तरीके से मैं देश के अंदर माहौल देख रहा हूँ, देश में चीज़ें ठीक नहीं चल रही। जिस तरह की फोर्सेस देश में काम कर रही हैं, मुझे लगता है कि आने वाले दिन ना केवल संघर्ष के होंगे, परंतु डेमोक्रेसी एक निश्चित रूप से किसी रॉन्ग डायरेक्शन के अंदर एनडीए की सरकार लेकर के जाने का काम कर रही है। और आपने सुना होगा, मैंने तो पहले भी कहा
कि नीति आयोग का चेयरमैन हु वर्क्स डायरेक्टली अंडर द गाइडेंस एंड इंस्ट्रक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, उनका ओपनली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहना कि टू मच ऑफ डेमोक्रेसी इज़ नॉट गुड फॉर दिस कंट्री, इसका क्या माने? टू मच ऑफ डेमोक्रेसी जैसी कोई भी टर्मिनोलॉजी हमारे सिस्टम में नहीं है। डेमोक्रेसी या तो गुड होगी या बैड होगी, टू मच नहीं हो सकती। टू मच ऑफ डेमोक्रेसी तो ऑफेंस है, तो अगर कोई ऑफेंस है तो उसकी कार्रवाई की जा सकती है इंडियन पीनल कोड में। पर यह कहना कि टू मच ऑफ डेमोक्रेसी इज़ नॉट गुड फॉर दिस कंट्री, ये साफ इशारा करता है कि कहीं ना कहीं सरकार की नीयत जो है वो देश को किसी और दिशा में ले जाने की है, डेमोक्रेटिक सिस्टम से डाइवर्जन की तरफ जो है वो देश को ले जाने का प्रयास हो रहा है। आपकी आशंका ये है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन पर अटैक किया जा सकता है, आम नागरिक के अधिकारों को कर्ब किया जा सकता है। देखिए, इंस्टीट्यूशंस तो ऑलरेडी अंडर अटैक हैं, इंस्टीट्यूशंस ऑलरेडी अंडर अटैक हैं। आपने देखा होगा हिस्ट्री में पहली बार ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस को आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये कहना पड़ गया कि देश के अंदर डेमोक्रेसी के अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा। आज तक इंडिपेंडेंस के बाद सुप्रीम जुडिशरी कभी भी ओपनली मीडिया के सामने आकर के इतनी बड़ी चिंता व्यक्त कभी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं की थी। जब सुप्रीम कोर्ट ने इतनी बड़ी चिंता व्यक्त की है तो इसका मतलब समझ जाना चाहिए कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम्स हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन है, चाहे वो हमारी कोर्ट्स हैं, चाहे और अन्य फोरम्स हैं, वो कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक वे में काम नहीं कर पा रहे। अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस उन सारे फोरम्स के ऊपर आज कहीं अंडर थ्रेट है, पूरा का पूरा सिस्टम नेचुरली हावी है फोर्सेस। तो एक चलते चलते एक और सवाल आपसे करना जरूर चाहेंगे। लेटेस्ट जो एक सवाल है बॉडी लैंग्वेज का, कृषि मंत्री हरियाणा के दलाल साहब ने जो कहा वो भी आपने ज़रूर सुना और महसूस किया। वो क्या था, मान लो जो जिस तरह से उन्होंने किसान जो जिन्होंने हत्याएं की, वहाँ पर आत्महत्याएं हुई हैं, तो उन पर जो उनका बयान था, उसकी भाषा, उसकी शैली, उसकी बॉडी लैंग्वेज कहीं ना कहीं क्या दर्शाती है? देखिए, मैंने वो बयान सुना है। मुझे लगता है मैं ऐसे व्यक्ति के बयान का मैं क्या जवाब दूँ, ये जवाब देने लायक बात भी नहीं है। ये जो व्यक्ति समाज और समाज की इज़्ज़त करना नहीं जानते, समाज में लोगों की इज़्ज़त करना नहीं जानते, तो वो उनका जवाब देना भी मैं समझता हूँ समाज हित में नहीं है। परंतु अगर लोगों ने इलेक्ट कर करके भेजा है उनको, तो आने वाले समय में लोग ही उनकी बात का जवाब दे दें। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आप सुन रहे थे वीरेंद्र